सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे जो लास्ट चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करेंगे एंड उसको आज हम लोग एक ही बार में एंड भी कर देंगे। एंड आज का ये जो लेक्चर है ये हमारा कॉमर्स का जो क्रैश कोर्स था जो कि हम 1 जनवरी 2023 से करते हुए आ रहे हैं उसका लास्ट वीडियो है ये। ओके, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द क्रैश कोर्स। एंड इसके बाद हमारा जो कॉमर्स का क्रैश कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि परसों शायद आपका एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैं ये लेक्चर को और नहीं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट कि और ज़्यादा ये हो, तो मैंने आपका एग्ज़ाम के पहले ही जो आपका सिलेबस था मैंने वो कंप्लीट करवा दिया है। ओके, सो हमारा जो ये जो 45 डेज तक जो हमने बोला था कि हम लोग ये अपना क्रैश कोर्स करेंगे, वो क्रैश कोर्स आज ख़त्म होने वाला है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर के साथ जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, तो मैं इससे कि पहले मेन चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे जाऊं, मैं आपको नॉर्मली कुछ बातें बताना चाहता हूं। ओके, मेरे साथ ये बचपन में बहुत ज़्यादा हुआ करता था कि मैं अगर किसी दुकान में जाता था तो उस दुकान में फॉर एग्जांपल मैं गया कोई नोटबुक खरीदने को। ओके, अब नोटबुक के इस कॉर्नर में उस पर लिखा हुआ है 35, मतलब 35 रुपये का वो नोटबुक है, लेकिन वो दुकानदार मुझसे 42 रुपीज़ लेता है, 7 रुपये ज़्यादा लेता है। ओके, फिर इसके बाद जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने मतलब आसपास में देखते होंगे या फिर जो गांव घर से ज़्यादातर आते होंगे, वहाँ पे क्या होता है कि आप अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदने जाएं तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदने के लिए आपको क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये 40 रुपये का कोक होगा तो ये आपको 40 में नहीं मिलेगी, ये आपको 45 रुपये में मिलेगी। 5 रुपये एक्स्ट्रा वहाँ पे चार्ज किया जाता है। ओके, या फिर इसके साथ और भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट खरीदने के लिए किसी दुकान पे गए, उसने कहा कि सर ये ले जाइए, ये मस्त आप पे एकदम ये करेगा, सूट करेगा, सब कुछ करेगा। आप उसे ले आए, आप एक दिन उसे पहने और उसके बाद जब पहली बार धोया तो उसका जो रंग है वो रंग ही पूरा उतर गया। ओके, तो हर एक केस में हम ये देख रहे हैं कि जो खरीद रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ अन्याय हो रहा है। देयर इज सम इनजस्टिस विच इज बीइंग डन विद द पर्सन। अगर मेरे केस में बात की जाए तो 35 का जो नोटबुक है वो मुझे 42 में बेचा जा रहा है, 7 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं। फिर वहाँ पे कोका कोला की केस में जो है 5 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं। फिर अगर यहाँ पे देखें तो मुझसे टी शर्ट का पैसा तो ले लिया, लेकिन जो टी शर्ट है वो मुझे अच्छा क्वालिटी का नहीं दिया। तो हर एक केस में हम ये देख सकते हैं कि कंज्यूमर जो है उसका कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर के साथ कोई ना कोई गलत चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ 3 कंज्यूमर्स का एग्जाम्पल लिया है, ऐसे भारत में और दुनिया में करोड़ों कंज्यूमर्स हैं जिनके साथ रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा गलत होता है कि वो किसी दुकान पे जाते हैं, वो उनसे ज़्यादा पैसे ले लेता है, या फिर वो किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और सामान बहुत ख़राब क्वालिटी का दे दिया जाता है, या फिर फालतू के भी पैसे ले लिए जाते हैं। तो इतना सब कुछ जब हो रहा है मार्केट में और कंज्यूमर बेचारा एकदम उदास है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस उदासी को खुशी में बदलने के लिए हमारा एक चीज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, मतलब कंज्यूमर को मार्केट में सुरक्षित रखना, कि मार्केट में जो भी खराब एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसके प्रति उसको सुरक्षित रखना, उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहा जाता है। मार्केट में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि कंज्यूमर के हित के लिए नहीं है, तो कंज्यूमर्स को उनसे प्रोटेक्टेड रखना ताकि उनका नुकसान ना हो जाए, उसे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं। ओके, सो आइए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं।
So consumer protection is the practice of safeguarding buyers of goods and services and the public against unfair and illegal trade practices in the marketplace such as black marketing, high pricing and frauds, etc. It also refers to making the consumer aware of his rights and duties as well. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अभी तक हमने ये जाना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि मार्केट में जो भी गलत चीज़ें हो रही है, बिजनेस को लेके जो भी चीज़ें गलत मार्केट में हो रही है, उनसे अपने कंज्यूमर को सुरक्षित रखना, उनसे उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं। लेकिन इसके साथ आप और एक चीज़ जोड़ सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये चीज़ भी आता है कि हम ना सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करें बल्कि उसको उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताएं। मतलब हम तो कंज्यूमर को बचा लेंगे, कोई उसे ज़्यादा दाम में सामान नहीं बेच पाएगा, कोई उसे ख़राब क्वालिटी का सामान नहीं बेच पाएगा, लेकिन उसे भी अपनी तरफ से कुछ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये नहीं होगा कि सिर्फ सरकार आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन करती रहेगी एंड आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अभी जो मॉडर्न मीनिंग है वो दो चीज़ों के ऊपर में फोकस करता है। एक क्या है कि हम अपने कंज्यूमर का जो प्रोटेक्शन है, मतलब इलीगल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इन सब से कंज्यूमर को तो सुरक्षित रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन इनके साथ साथ और एक चीज़ के ऊपर में भी ध्यान देंगे, वो है कंज्यूमर का जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है उसके बारे में कंज्यूमर को बताएंगे। ओके, सो कंज्यूमर protection measures are often established by law. Such laws are intended to prevent business from engaging in fraud or specified unfair practices in order to gain an advantage over competitors. इतना कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल सा मतलब ये रखना है कि मार्केट में बिजनेस में बहुत गलत काम होते हैं, तो उन गलत कामों से कंज्यूमर को बचा कर रखना और उससे उसके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताना, उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं। एंड ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौन करता है? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो काम है ये सरकार द्वारा किया जाता है। ओके, अब ये ज़रूरत ही क्यों पड़ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने का? व्हाट इज़ द नीड? तो सबसे पहला बात तो यही है कि टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, consumers need to be protected against deceptive and prevailing unfair trade practices and market practices and harmful goods. For example, protection against products that are unsafe or dangerous to human health and welfare is a matter which should be stressed upon. Consumer awareness will help in doing so. मतलब सबसे पहला तो यही चीज़ था भैया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए करना जरूरी था ताकि हमारा जो मार्केट में जो एकदम ख़राब क्वालिटी का सामान है या फिर जो हानिकारक सामान है उससे कंज्यूमर को बचाया जा सके। क्योंकि बहुत कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं रहता है उस ख़राब प्रोडक्ट के बारे में, तो वो लोग उसे ख़रीद लेते हैं। तो ताकि ऐसा ना हो कि किसी को अगर नॉलेज नहीं है तो वो अपना मतलब उसके साथ कुछ गलत हो जाए, इसको रोकने के लिए हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा नीड था वो था कि कंज्यूमर का जो डिसेप्टिव एंड प्रिवेलिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, मतलब मार्केट में जो भी खराब काम हो रहा है उससे कंज्यूमर को बचाने के लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। ओके, इसके बाद था कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। अब मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ their rights and duties. A lot of people are seen to be either unknown of their rights and duties or careless towards them. They need to be made responsible towards their rights and duties. Consumer awareness will help them in being aware of their rights and duties. मतलब कुछ कंज्यूमर्स तो हैं जिनके साथ गलत होता है, लेकिन ये बात भी इक्वली सच है कि बहुत कंज्यूमर्स एकदम कामचोर हैं। दे आर लेजी रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। वो जानना ही नहीं चाहते हैं कि वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर्स जो कि खुद ब खुद प्रोटेक्ट नहीं रहना चाहते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है।
ओके। फिर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, ये सबसे बड़ा कारण था कि जो जो सेलर्स थे वो लोग कंज्यूमर को बहुत अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्लॉइट करते थे। कभी उसको 100 का सामान 150 में दे दिया, तो कभी 200 में दे दिया। तो ये तरीक़ों से जो कंज्यूमर्स थे उनका शोषण होता था। एंड इसीलिए इस शोषण को रोकने के लिए कंज्यूमर्स का जो है एक्सप्लॉयटेशन ताकि रुक सके, इसके लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। तो क्यों चाहिए था? सबसे पहला बात था कि भाई मार्केट में कुछ ऐसे सामान हैं जिनके अगेंस्ट में जो कंज्यूमर है उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए। फिर था कि बहुत कंज्यूमर्स को खुद नहीं पता है और वो जानना भी नहीं चाहते हैं कि वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, दे आर इग्नोरेंट। तो ऐसे इग्नोरेंट कस्टमर्स के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा नीड थी। एंड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कंज्यूमर है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो उन तरीक़ों से कंज्यूमर्स को बचाने के लिए उसके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ओके, तो ये हम जान चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये काफ़ी इजी है कि कंज्यूमर जो है, हम एक कंज्यूमर हैं तो हमारे पास क्या क्या अधिकार है, व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स विच आर अवेलेबल टू अस। तो सबसे पहली बात है द राइट टू चूज। हमारे पास ये पूरा अधिकार है कि हम चूज कर सकते हैं कि भाई हमें कौन सा सामान खरीदना है, कौन सा सामान नहीं खरीदना है। कोई भी हमारे ऊपर में प्रेशराइज नहीं कर सकता है। Nobody can pressurize us to buy their product। हमारे पास ये पूरा राइट है कि हम अगर चाहें तो किसी का सामान खरीद सकते हैं या फिर नहीं खरीद सकते हैं। कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता है। ये जो आप दुकान में देखते हैं ये गलत है एक तरीके से। ओके, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदना होगा तो वो खुद अपने मन से खरीदेगा। यू कैन नॉट फोर्स देम। फिर राइट टू सेफ्टी। अब हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि अगर कोई ऐसा सामान है जो कि मतलब उसको अगर ठीक तरीके से यूज़ ना किया जाए तो उसमें कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ये जो गुड नाइट का जो रिफिल पैक होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली जहर होता है। तो अगर कोई इस टाइप का सामान है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो ऐसे सामान के रिगार्डिंग हमें अपने कंज्यूमर को ये बताना भी होता है और हर कंज्यूमर का ये हक है कि उसे उस सामान का अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसके बारे में भी उसे पता रहना चाहिए कि अगर इस सामान को इस्तेमाल करेंगे तो इस सामान को इस्तेमाल करने से आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ये चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट की तरह आएंगी। तो इन सब के बारे में भी कंज्यूमर्स को पता रहना चाहिए। ओके, फिर राइट टू इन्फॉर्म्ड। अब ये था कि उसका खराब चीज़ के बारे में पता रहना चाहिए। एंड यहाँ पे है कि उस सामान के रिगार्डिंग जो कुछ भी है द कंज्यूमर मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग। उसे सब कुछ पता रहना चाहिए कि ये सामान क्या है, इस सामान का डायमेंशन कितना है, कितना इसमें कितना ग्राम का ये सामान है, कितना इसका दाम है, कब बनाया गया है, एमआरपी क्या है। मतलब एक प्रोडक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता है वो सारा इंफॉर्मेशन एक कंज्यूमर को जानने का हक होता है। ओके, फिर है राइट टू बी हर्ड। मतलब अगर कंज्यूमर जो है वो किसी चीज़ से नाराज़ है तो उसके पास ये भी अधिकार है कि उसकी मांग को सुना जाएगा। उसका जो कुछ भी कहना होगा उसको सुना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कंज्यूमर कुछ कहना चाहता है, अपने जो प्रॉब्लम्स है वो बताना चाहता है लेकिन उसका कोई बात ही नहीं सुन रहा है। नो, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट कि उसकी जो तकलीफ़ें हैं उसको सुना जाए। फिर राइट टू रिड्रेस। कंज्यूमर का ये भी है कि सिर्फ उसका कंप्लेन को सुनने से नहीं होगा, उसका कंप्लेन को सॉल्व भी करना होता है। इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ कंप्लेन सुन लिया एंड हो गया, नहीं, कंप्लेन सुन लिया एंड उसके साथ साथ
जो कंप्लेंट्स है उसका समाधान भी चाहिए। ये नहीं होगा कि सिर्फ कंप्लेंट सुन लिया और बस हो गया, वैसे नहीं होगा। ओके, फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू बी एजुकेटेड अबाउट द अदर राइट्स विच आर गिवन टू हिम। हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसके पास, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर जो होते हैं उनको ये बात पता है, मतलब जैसे ये जो अलग अलग राइट्स हमने यहाँ पे देखे हैं, तो मैक्सिमम कंज्यूमर को ये तो पता है कि कोई भी आदमी वो उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकता है। लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन जो बाकी है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू हर्ट, बहुत कंज्यूमर्स को तो ये पता ही नहीं रहता कि अगर वो किसी सामान से ना खुश हैं तो वो उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। तो कंज्यूमर का एक राइट ये भी है कि उसके सारे राइट्स के बारे में उसे बताया जाए। अ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू नो ऑल अबाउट द राइट्स विच ही हैज़। उसके पास जो भी अधिकार है उन बातों का भी पता उसे रहना चाहिए, इसका भी अधिकार उसके पास होता है। ओके, नेक्स्ट है मेथड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कि अभी तक हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लेकिन अब करते कैसे हैं? हाउ इज दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन डन? तो सबसे पहला जो इसका है वो है सेल्फ हेल्प, मतलब आप खुद से खुद की मदद करो। Self help or self regulation refers to a business firm itself adopting certain measures so as to increase its productivity and in a more responsible manner. In other words, it means imposition of self regulation and discipline by the manufacturers and suppliers of goods and services for working in the interest of consumers. The socially responsible producers and distributors, मतलब मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया था। सेल्फ हेल्प का मतलब होता है कि कंज्यूमर नहीं करता है, वो प्रोड्यूसर करता है। क्यों? क्योंकि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं? वाई आर वी डूइंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन? ताकि कंज्यूमर के साथ कोई गलत ना हो। तो कंज्यूमर के साथ गलत करता कौन है? कंज्यूमर के साथ गलत करता है प्रोड्यूसर, ओके, फिर होलसेलर, ये सब वो लोग हैं, रिटेलर। तो ये सब जो लोग हैं ये सब कंज्यूमर्स के साथ कुछ गलत काम करते हैं। तो सेल्फ हेल्प में क्या बोला गया है कि इन सबको अपने में डिसिप्लिन लाना चाहिए। ये लोग खुद ब खुद ऐसे मेजर्स ले ले जिनसे कि इनका जो सामान है वो कंज्यूमर के पास अच्छा पहुंच सके और कंज्यूमर जो है वो डिससैटिस्फाइड ना हो। So the socially responsible producers and distributors must not form cartels and adopt monopolistic practices to fleece consumers by charging high prices. These measures include improvement in infrastructure, quick and accurate method of addressing grievances. मतलब सिंपल सा मतलब है कि भाई हम खुद के अंदर में कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे कि किसी भी कंज्यूमर को हमारे से कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ये सेल्फ हेल्प होता है। ओके, फिर इसके बाद होता है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। बहुत सारे ऐसे एनजीओज होते हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। सो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स रिफर टू अ ग्रुप ऑफ एजुकेटेड कंज्यूमर्स और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर्स हैविंग ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स on a voluntary basis to form consumer groups or councils. They are non-government organizations to protect consumer rights. These associations help in consumer awareness by educating consumers about their rights and duties by using different methods. मतलब इसका सिंपल सा मतलब है जो NGOs होते हैं या फिर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम करता है तो उसे हम लोग इसके अंदर में देते हैं। मतलब कोई अगर बिना पैसे लिए वो अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, बेसिकली एनजीओज जो हैं वो इसके अंदर में आते हैं। एंड लास्ट जो कि हर एक स्टेट में या फिर हर एक कंट्री में होता है वो है लेजिस्लेटिव मेजर्स। मतलब सरकार ही कुछ ऐसे रूल्स बनाती है, कुछ ऐसे लॉज बनाती है जिनसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन किया जाता है। क्योंकि जो ऊपर के दो पॉइंट हमने देखे, सेल्फ हेल्प, ये बहुत कम ही प्रोड्यूसर्स ऐसा करते हैं कि वो सेल्फ हेल्प लाएं। फिर एनजीओज भी जो हैं क्योंकि उनका कोई ज़्यादा कुछ खास पावर नहीं है तो उनके बारे में कोई उतना ज़्यादा, मतलब उनको कोई सीरियसली उतना ज़्यादा लेता भी नहीं है। तो ताकि लोग सीरियसली हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, तो इसलिए अल्टीमेटली जो है वो लेजिस्लेटिव को ही आना पड़ता है। जो
सरकार होता है वो कानून बनाती है ताकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो हो सके। एंड सबसे जो हमारा सिलेबस में भी है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्या है? ये एक कानून है जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया था। ओके, तो अब ये सरकार किस तरीके से काम करती है? तो सबसे पहला होता है पब्लिसिटी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस द publicity method of consumer awareness. In this, consumer awareness is carried out by printing journals in the newspaper through advertisement on TVs for awakening the consumer. आपने देखा होगा जागो ग्राहक जागो, तो इसका जब एड आता है तो उसके थ्रू भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम होता है। लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे जो अल्टीमेट बॉडी है, जो एकदम ऊपर में है, सरकार, वो कर रही है। ओके, फिर गवर्नमेंट स्कीम सबसे जो जागो ग्राहक जागो, वो उस स्कीम के थ्रू भी होता है कि बहुत जगहों पे वो जो है वर्कशॉप खोले जाते हैं, वहाँ पे कंज्यूमर्स को उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है। वहाँ बताया जाता है कि किस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सकता है। फिर है कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स। अब ये क्या होता है? ये सरकार क्या करती है कि देखिए, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने जाएंगे तो उसमें अच्छा खासा पैसा लगेगा, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पैसा जो है एक फंड बना देती है सरकार कि ये हमने एक तिजोरी खोल दी, अब इसमें सब अपना पैसा डालते जाओ, एंड यहाँ पे जो भी पैसा होगा वो सब हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। अब हो सकता है कि यहाँ से जो पैसा है वो NGOs को दिया जाए, या फिर अगर किसी को ऐसे आदमी को जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, वैसे आदमी को वो पैसा दिया जा सकता है। ओके, कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स। ओके, नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब द कंज्यूमर का के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? ये बेसिकली ये होता है, आपने एक मूवी, अगर आपने ओ माई गॉड मूवी देखी है, वैसे तो बहुत बकवास मूवी थी, लेकिन फिर भी अगर आपने ओ माई गॉड मूवी देखी है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मेन उसका कैरेक्टर रहता है, जो कि परेश रावल प्ले करता है, वो बहुत सारे लोगों के लिए जो केस है वो खुद लड़ता है। जैसे घर तो उसका गिर जाता है, लेकिन जब वो केस होता है तो उस केस में उसके पीछे में लाखों लोग रहते हैं जो कि उसके पास अर्जी लेकर के आते हैं। तो इस टाइप का जब एक आदमी या फिर 2-3 आदमी मिल करके पूरे पब्लिक के लिए एक ही बार में जो केस करते हैं, तो उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ओके, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिंपल मतलब है कि आप कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। तो ये भी एक तरीका है जो कि कंज्यूमर को गवर्नमेंट ने दे करके रखा हुआ है कि आप एक PIL जो है वो आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, एंड उसके थ्रू भी जो आपका राइट्स एंड जो मतलब जो कंज्यूमर राइट वायलेट हुआ है वो आप वहाँ से सॉल्व करवा सकते हैं। फिर सरकार क्या करती है? सरकार बहुत सारे ऐसे फोरम्स बनाती है, मतलब ऐसे एसोसिएशंस बनाती है, जैसे NGO है तो वैसे ही सरकार खुद अपने लोगों से मिल करके एक फोरम बना देती है, एंड उसके थ्रू भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो होता है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? ये बेसिकली एक लॉ का सब्जेक्ट है, लेकिन आपको उतना ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आपको सिर्फ उतना ही जानना है। हम जानते हैं कि मार्केट में कंज्यूमर के साथ बहुत कुछ खराब होता है। कोई उससे ज़्यादा पैसे ले लेता है, तो कोई पैसे ले लेता है लेकिन सामान नहीं देता है। कोई सामान भी अगर दे देता है तो बहुत ख़राब क्वालिटी का सामान रहता है। बहुत बार ये होता है कि जो सामान है वो मिल तो जाता है, लेकिन उसके मतलब उससे कुछ नुकसान हो जाता है। जैसे बहुत टाइम पे ऐसे बात निकलती है कि कैडबरी में जो है उसके चॉकलेट में कीड़े निकल गए, या फिर एक टाइम पे आया था कि मैगी में जो है मैगी में कुछ मिलाया हुआ था। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो कि कंज्यूमर के साथ हो रही है, जिनसे कि जो हमारा कंज्यूमर है उसका जो राइट्स है वो वायलेट हो रहा है, तो उन राइट्स को ताकि वायलेट ना हो उसके लिए एक कानून ही
बना दिया गया, क्योंकि सरकार जब तक किसी भी चीज़ के ऊपर में कानून नहीं बनाती है तब तक लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये जो कानून था जो कि ये देखता था कि लोगों का जो राइट्स है वो वायलेट ना हो, वो 1986 में बनाया गया था। ओके, मैं 2019 वाले पे भी आ रहा हूँ। 1986 में सबसे पहले एक ऐसा कानून बनाया गया जो कि कंज्यूमर्स का राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके साथ अगर कोई गलत चीज़ हो जाती है तो उसको रोकने के लिए, उसके लिए फॉर्मली एक कानून जो है वो 1986 में बनाया गया था। ओके, इसके पहले क्या था कि किसी का अगर कुछ भी होता था तो उसके लिए कोई मतलब उसके लिए कोई कानून नहीं था। ओके, तो वो चीज़ नहीं था। जैसे अगर कंपनीज की बात की जाए तो कंपनीज एक्ट है, लेकिन ये चीज़ 1986 के पहले नहीं था। ओके, तो 1986 में सबसे पहले हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। अब जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे क्या हुआ कि जो ज़रूरतें हैं वो और बढ़ती गई, एंड 2019 में जाकर ये चीज़ हमें समझ में आया कि इस एक्ट को हम लोग और कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अब मॉडर्न ज़माने के हिसाब से ये उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो उस केस में 2019 में इस एक्ट को हटा दिया गया एंड उसी नाम से एक नया एक्ट लाया गया जिसको कहा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, तो ये यहाँ पे लाया गया था, एंड अब जो भी हमारा देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है वो सभी का सभी इसी एक्ट के थ्रू होता है। ओके, तो ये इसका बेसिकली यहाँ पे जो ये था वो था, एंड ये इसका मेन एम क्या है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सके, और ताकि कंज्यूमर्स को जो है अगर उनका राइट्स वायलेट होता है तो ताकि उनकी बात सुनी जाए। तो जब भी कोई केस होता है तो आप किसी कोर्ट में जाते हैं, मतलब जब भी कुछ होता है तो आप एक पर्टिकुलर जगह में जा करके उस चीज़ के खिलाफ कुछ करते हैं। तो उसी के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक कोर्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर कोर्ट। ओके, तो ये कंज्यूमर कोर्ट को बनाना ये भी इस एक्ट के अंदर में था। तो बेसिकली यही इसका इंट्रोडक्शन है कि 2019 के पहले भी था, ऐसा नहीं है कि 2019 में ही आया, 2019 के पहले भी था, लेकिन वो उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल अभी के समय के हिसाब से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उससे हटा दिया गया एंड एक नया लॉ एकदम से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है उसे बना दिया गया। इसके बाद जो हमें इसमें बेसिकली हमें ये समझना है कि इसमें राइट्स क्या क्या हैं। ओके, तो यहाँ का जो राइट है वो भी एकदम सेम टू सेम वैसा ही है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क है। तो पहला, इट इज़ द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हजार्डियस एंड डेट्रीमेंटल टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो सामान हमारे लिए हानिकारक है उस सामान के खिलाफ हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं, ये हमारा राइट होता है। दिस इज़ द राइट विच वी हैव कि अगर कोई भी सामान ऐसा है जो कि हमारे लिए हानिकारक है तो उस सामान से हमें प्रोटेक्शन मिले, ये एक कंज्यूमर का राइट होता है। फिर इट इज़ द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय बीइंग अवेयर ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। मतलब ये पॉइंट ये है कि एक कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट जो जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है उसके रिगार्डिंग उसके पास हर एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसका क्वालिटी क्या है, उसका क्वांटिटी क्या, मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन द कंज्यूमर मस्ट बी हैविंग। ओके, फिर इट इज़ द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू हैव एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एट कम्पिटिटिव प्राइसेस। अब ये कंज्यूमर का हक होता है कि उसके सामने में एकदम चॉइस रहनी चाहिए। जैसे हम अगर अभी फ़ोन खरीदने जाएं तो हमारे पास एप्पल का फ़ोन का चॉइस रहता है, रेडमी का फ़ोन का चॉइस रहता है, रियलमी का फ़ोन का चॉइस रहता है, ओप्पो का रहता है, वीवो का रहता है। तो ये जो इतने सारे चॉइसेस हमारे सामने में हैं ये भी एक कंज्यूमर का राइट है। अगर ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही आदमी रहेगा जो कि मार्केट में फ़ोन बनाएगा, फॉर एग्जांपल एप्पल रहेगा,
तो एप्पल जानता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो कि ये सामान बनाता हूँ, तो वहाँ पे मोनोपोली आ जाएगा एंड मोनोपोली की वजह से वहाँ पे जो कंज्यूमर है उनका शोषण ही आ जाएगा। तो ताकि ऐसा ना हो, इसलिए कंज्यूमर का ये भी हक है कि उसके सामने में अच्छा खासा चॉइस होना चाहिए कि वो चाहे तो इस सामान को खरीद सकता है या फिर इसको 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 इसको, उसका जो मन होगा वो सामान वो खरीद सकता है। ओके, फिर इट इज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू सीक रिड्रेसल एट रिस्पेक्टिव फोरम्स अगेंस्ट अनफेयर एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस। तो ये तो हम जान ही चुके हैं कि अगर उसके साथ कुछ ये होता है, कुछ भी गलत होता है, तो उसके साथ उसको न्याय मिले, ये भी उसका एक हक है। इट इज़ द राइट ऑफ द कंज्यूमर टू गेट जस्टिस अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फिर अ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू रिसीव एडिक्वेट compensation or consideration from respective consumer forums in case they have been wronged by the seller। अब अगर मेरा कुछ नुकसान होता है तो सिर्फ अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा और बोलूंगा सर मेरा नुकसान हुआ है, तो उससे कुछ होगा नहीं, मुझे भी तो कुछ बदले में मिलना चाहिए। तो मुझे जो है वहाँ पे कंपनसेशन मिलना चाहिए, आई शुड गेट समथिंग इन रिटर्न। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने 200 रुपये का शर्ट खरीदा एंड 200 रुपये का जो शर्ट है वो एकदम ख़राब हो गया। अब मैं अगर केस करने जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा सर मैंने 200 रुपये का शर्ट तो खरीदा लेकिन मेरा तो वो पैसा डूब गया, तो कम से कम मेरे पैसे तो मुझे वापस दे दो। तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकता है, इसका भी राइट है। एंड कंज्यूमर हैज़ द राइट टू रिसीव कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि एक कंज्यूमर को जो जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन उसके पास भी रहना चाहिए। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमारे साथ अगर कुछ भी खराब होता है तो हम वहाँ पे जाते हैं। जैसे अगर कहीं पे अगर हमें पूजा करनी है तो मंदिर में जाते हैं, अगर बॉडी वॉडी बनानी है तो जिम में जाते हैं, अगर डांस करना है तो डिस्को में जाते हैं। तो उसी तरीके से भाई अगर मेरा कंज्यूमर राइट वायलेट हुआ है, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? मैं जाऊँगा एक जगह पे जिसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। ये बेसिकली एक कोर्ट है। अब आप बोलेंगे सर तब कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? तो देखिए, कोर्ट जो है वो नॉर्मली आप जो नॉर्मल केसेस होते हैं उसमें जाया जाता है। इस टाइप के केस में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केस में, आप किसी नॉर्मल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको एक कंज्यूमर कोर्ट में जाना होता है। एंड ये जो कंज्यूमर कोर्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। मतलब बेसिकली दिस इज अ कोर्ट। Okay, so when we have any complaint regarding the goods or things we buy, we approach the consumer courts for redressal. The redressal means a remedy for loss suffered by a consumer. There are consumer disputes redressal agencies at district, state and national level. These are the courts for filing complaints against the traders and companies which have, मतलब कभी भी अगर हमारा जो राइट है वो अगर वायलेट होता है तो उस केस में हम लोग कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कोर्ट होता है हम वहाँ पे जा सकते हैं। अब हमारे देश में जो ये कोर्ट होता है वो बेसिकली 3 लेवल पे होता है। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है, फिर एक हमारे स्टेट में होता है एंड एक नेशनल लेवल पे होता है। ओके, मतलब हमारे देश में 3 तरीके के कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के, फिर एक स्टेट लेवल के एंड एक नेशनल लेवल के। तो इन तीनों के पास हम जा सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर हम किसके पास जाएं? इसके पास जाएं कि इसके पास जाएं कि इसके पास जाएं? तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे आता है वो है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। ये इसका ऑफिस है। ओके, तो अगर हमारा कंज्यूमर राइट वायलेट होता है तो हम इसके पास जा सकते हैं। लेकिन अब बोलेंगे कब जा सकते हैं? तो सबसे पहला बात है, एट द नेशनल लेवल अ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ नोन एज नेशनल कमीशन। इट इज़ अ नेशनल लेवल कोर्ट दैट वर्क्स फॉर द होल कंट्री एंड एंटरटेन्स कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एंड कंपनसेशन इफ एनी क्लेम एक्सीड्स 1 करोड़। मतलब
मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसमें 1 करोड़ या उससे सॉरी 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए का उसमें में ये चीज़ था। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक कंज्यूमर हूँ एंड मेरा 2 करोड़ रुपया किसी ने मार लिया। ओके, ये तो 2 लाख हो गया। मेरा फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपया किसी ने मार लिया है। तो 2 करोड़ रुपया जब मार लिया है तो ऐसे में मुझे ऐसे में मुझे नेशनल लेवल पे जो हमारा कोर्ट होगा हमें वहाँ पे जाना होगा। तो नेशनल लेवल कोर्ट जो है दिस इज ऑल्सो बेसिकली अ कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। यहाँ पे भी जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो राइट्स जो कि वायलेट हो जाते हैं उन्हीं का समाधान किया जाता है। लेकिन नेशनल वाले में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का कंसिडरेशन रहा, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा रुपयों का यहाँ पे ये हुआ है, जो तामझाम है वो हुआ है, तो उस केस में हम लोग नेशनल के पास जा सकते हैं। तो ये हमारा एक नेशनल लेवल का होता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्टेट लेवल। अब अगर हमारा ठीक जैसे हमारे मतलब देश का अपना एक था, ठीक वैसे ही हम जिस स्टेट में रहते हैं उसका भी अपना एक रिड्रेसल कमीशन रहता है। द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन SCDRC, which is also known as state commission, is established by the state government concerned in the state. It is a state level court for the redressal of consumer disputes. It decides cases exceeding ₹20 lakhs but not exceeding ₹1 crore। मतलब ये भी सेम वही काम करेगा जो कि नेशनल लेवल पे होगा। बस फर्क ये है कि अगर मेरा 20 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है एंड 1 करोड़ तक का अमाउंट है, मतलब फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए का अमाउंट है, तो ये 20 लाख से ज़्यादा है एंड 1 करोड़ से कम है। तो जब 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का हमारा जो लिमिट है वो रहेगा, तो इस लिमिट के बीच में अगर कोई भी केस आता है, मतलब इतना पैसों का अगर वहाँ पे तामझाम होता है, तो उस केस में हम स्टेट लेवल के पास जाएंगे। एंड ठीक इसी तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब लोकल लेवल पे भी एक बनाया जाता है। इसका काम क्या है कि 20 लाख तक का, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं गया, मतलब मैंने 200 रुपये की टी शर्ट खरीदी, तो मेरा 200 रुपये का नुकसान हो गया, तो उस केस में मैं डिस्ट्रिक्ट वाले के पास जाता हूँ। ओके, सो इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, कंज्यूमर्स का अगर कोई भी वहाँ पे नुकसान होता है तो वो लोग जा सकते हैं एक अथॉरिटी के पास जिसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर कोर्ट। ओके, ये बेसिक खाली वो कोर्ट होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम होता है। कंज्यूमर्स का कोई अगर वहाँ पे वायलेशन होता है राइट्स का, तो उसको यहाँ पे ठीक किया जाता है। अब ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब हमारे घर के आसपास। एक होता है स्टेट में, मतलब हमारे स्टेट गवर्नमेंट का। एंड एक होता है नेशनल में। ओके, तीनों का जो काम है वो एक ही है, तीनों ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अगर किसी कंज्यूमर का कोई राइट वायलेट हुआ है तो उसको यहाँ पे ठीक करके दिया जाता है। बस फर्क ये है कि आपका जितना अमाउंट का नुकसान हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होगा कि आपका केस किसके पास जाएगा। अगर आपका नुकसान 20 लाख तक का है, मतलब 0 से लेकर के 20 लाख रुपयों तक का अगर आपका वहाँ पे नुकसान होता है, तो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वहाँ पे बनाया गया होगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपका 20 लाख से ज़्यादा है, मतलब 20 लाख और 1 रुपए, ओके, 20 लाख और 1 रुपए से लेकर के अगर 1 करोड़ रुपए तक का है, तो उस केस में आप स्टेट लेवल के पास जाते हैं। ओके, अगर 20 लाख 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का आपका जो अमाउंट है उतना का आपको नुकसान हुआ है, तो आप स्टेट लेवल के पास जाते हैं। एंड अगर 1 करोड़ 1 रुपए, ओके,
अगर 1 करोड़ 1 रुपए से लेकर के इन्फिनिटी तक, मतलब उसमें कुछ लिमिट नहीं देकर रखा हुआ है। अगर आपका 1 करोड़ 1 रुपए से ज़्यादा का नुकसान होता है तो उसमें आप नेशनल लेवल के पास जा सकते हैं। ओके, तो तीनों का काम एक ही है, तीनों का काम करने का जो तरीका है वो भी एक ही है। बस बस फर्क ये है कि इसमें अगर 20 लाख तक का रहा तो इसमें 1 करोड़ तक का इसमें, एंड 1 करोड़ से ज़्यादा का जो अमाउंट रहेगा वो नेशनल वाले में। ओके, सो इसके साथ हमारा चैप्टर भी एंड होता है एंड हमारा जो कोर्स था वो भी यहाँ पे एंड होता है। बहुत अच्छा लगा इस कोर्स को इतने दिनों तक कंटिन्यू रखते हुए, एंड सबसे बड़ी बात थी कि मैं इसे इतने दिनों तक कंटिन्यू रख पाया, क्योंकि मेरा जो सबसे ख़राब बात है वो ये है कि मैं इनकंसिस्टेंट हो जाता हूँ। आज एक वीडियो डालूंगा, कल डालूंगा, परसों डालूंगा, फिर उसके बाद मैं 2-2 महीने तक वीडियो नहीं डालता था। तो थैंक गॉड हम यहाँ पे अपना पूरा जो है हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर मैं कहूँ तो पहले हमें 85 वीडियोस थे जिसमें हमने अपना कोर्स को कंप्लीट किया था। अभी हमने सिर्फ आई गेस 40 वीडियोस हैं, उसमें हमने अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर दिया है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर आईएससी कॉमर्स क्लास, एक सेकेंड, दिस वॉज ऑल फॉर आईएससी क्लास 12 कॉमर्स। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है इस वीडियोस को बनाने के लिए। एंड अगर आप इसे शेयर कर सकते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सो मिलते हैं अब अगले एक सीरीज़ में, या फिर अगर आप 12 के हैं तो क्या पता फिर अब मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। सो मैं यहाँ पे अब रुकता हूँ। मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे एंड अ वेरी नाइस नाइट, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा, एंड इसके लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। सो विद दिस आज का जो लेक्चर है हम यहाँ पे एंड करते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।